हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में श्वसन। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म containing plants get the energy necessary for their survival from a series of chemical reaction termed respiration। जितने भी सजीव ऑर्गेनिज्म या सजीव जीव हैं सांस लेने वाले, इंक्लूडिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को मिलाकर, उनको जो एनर्जी की आवश्यकता होती है सर्वाइवल जीने के लिए, वो एक केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज होती है, उससे प्राप्त होती है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो रेस्पिरेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज होती है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए आवश्यक होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन नीड ग्लूकोज टू स्टार्ट द रिएक्शन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। विच आर चेंज्ड इनटू एनर्जी, जो कि ऊर्जा में बदल जाता है, एनर्जी में, एंड द लेटर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको, उन रिएक्शनों को, मतलब कि उन क्रियाओं को स्टार्ट करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जो कि बाद में ऊर्जा एनर्जी में बदल जाती है, और उस ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, और लेटर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो मेन प्रोडक्ट होता है वो तो होता है हमारा ग्लूकोज, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट, वो वाटर, सॉरी, ये होते होंगे हमारे CO2 एंड H2O बाय प्रोडक्ट, और ग्लूकोज होगा हमारा मेन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन की। तो व्हाट इज प्लांट रेस्पिरेशन? प्लांट रेस्पिरेशन क्या है? द मेथड बाय विच सेल get chemical energy by the consumption of oxygen and the liberating of carbon dioxide is called respiration। वह तरीका जिसके द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं वह केमिकल एनर्जी को प्राप्त करती हैं ऑक्सीजन की खपत के द्वारा, और लिबर्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर, मतलब ऑक्सीजन को तो अंदर लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल कर, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन रेस्पिरेशन प्लांट सेल रिक्वायर ऑक्सीजन। प्लांट सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायर आवश्यकता होती है, एंड मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट एज एनिमल सेल डू, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एनिमल सेल्स कर, जैसे कि एनिमल सेल्स करती हैं। इन प्लांट्स एवरी पार्ट सच एज रूट स्टेम execute respiration as plant do not possess any particular organs like animals for the exchange of gases। कहा गया है कि जो प्लांट्स पौधे होते हैं उनको जो सभी पार्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में एग्जीक्यूट होते हैं, भाग लेते हैं, जैसे कि रूट स्टेम। मतलब कि ऐसा नहीं होता जैसे कि नॉर्मली एनिमल्स में होता है कि उनके पार्टिकुलर ऑर्गन्स ही रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं। प्लांट्स में तो रूट भी एग्जीक्यूट करेगी, स्टेम भी एग्जीक्यूट करेगा। द मेथड ऑफ रेस्पिरेशन इज रिटन एज ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज रिएक्शन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विद एनर्जी। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे तो वाटर और एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। यह इसका, मतलब कि इसका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज रिएक्शन विद वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विद एनर्जी। रोल ऑफ एयर टेम्परेचर, वायु तापमान का भूमिका रेस्पिरेशन में। प्लांट रेस्पिरेशन हैपन 24 आवर्स ए डे। जो प्लांट रेस्पिरेशन होता है, पादप श्वसन, वह
दिन में 24 घंटे होता है, बट नाइट रेस्पिरेशन इज मोर ऑब्वियस एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फिनिश। लेकिन जो रात में रेस्पिरेशन होता है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए रात में ही बेहतर होता है। ड्यूरिंग द नाइट इट इज़ वेरी वाइटल दैट द टेम्परेचर इज मच कूलर एज कम्पेयर टू द डे टाइम। मतलब रात के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो दिन की तुलना में ज़्यादा ठंडा होता है। हम देखते भी होंगे कि रात में तो जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा इंक्रीज रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम, मतलब रात का टाइम हो जाता है तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसलिए रात जो होता है ठंडी होती है दिन की अपेक्षा। बिकॉज प्लांट्स कैन अंडरगो स्ट्रेस, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, आराम करते हैं। इमेजिन ए मैराथन रनर, मतलब कि इमेजिन करिए कि जो एक मतलब कि एक मैराथन रनर है। द रनर ब्रेथ एट हायर रेट्स देन एन इंडिविजुअल स्टैंडिंग स्टिल, कि जो रनर होता है वो किसी खड़े हुए स्थान के मुकाबले में हाई रेट से सांस लेता है। मतलब कि ऐसे समझिए कि जो अब हम खड़े हैं तो हम नॉर्मली सांस लेंगे, लेकिन अगर कोई भाग रहा है तो वो क्या करेगा, उसको सांस लेने के लिए और जोर लगाना पड़ेगा, वो तेज तेज सांस लेगा। सो ए रनर अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्रेटर, तो इसीलिए जो रनर भागने वाले का जो अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो खड़े हुए इंसान की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइज, और जो टेम्परेचर होता है और जो तापमान होता है शरीर का वो बढ़ जाता है। मतलब कि जो भागने वाला व्यक्ति होता है उसका टेम्परेचर में खड़े हुए व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। द सेम प्रिंसिपल रिलेट टू प्लांट्स, तो जो ये सेम प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत है, वो प्लांट्स पर भी लागू होता है। एज द टेम्परेचर एट नाइट राइज, जैसे कि जो टेम्परेचर होता है रात में बढ़ता है, द रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज, तो जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है। एंड सिमिलर टेम्परेचर इंक्रीज, और जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है। दिस एक्शन वुड रिजल्ट इन फ्लावर डैमेज, जो यह एक्शन होता है वो फ्लावर को डैमेज कर देता है। एंड ऑल्सो इन प्लांट पुअर ग्रोथ, और जो प्लांट की पुअर ग्रोथ होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ एयर टेम्परेचर। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन रूट, जड़ों में श्वसन। इन प्लांट रेस्पिरेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ रूट, मतलब पौधों में जो रेस्पिरेशन होता है वो रूट की सहायता से होता है, जड़ों की सहायता से। जैसे कि ये रूट्स है तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो तो अंदर की ओर एब्जॉर्ब की जा रही है, और जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये हमारा ग्राउंड वाटर में दिखाया गया है रूट्स के द्वारा रेस्पिरेशन। इन सोइल ऑक्सीजनेटेड एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन सोइल पार्टिकल्स, मिट्टी में जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है वो सोइल पार्टिकल्स के बीच में पहले ही प्रेजेंट होती है, जिसको जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है। दिस ऑक्सीजन इज देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द रूट्स, जैसे कि हमने कहा कि जो रूट्स होती है वो ऑक्सीजन जो कि मिट्टी में पहले ही प्रेजेंट होती है, मिट्टी के पार्टिकल्स में, वो एब्जॉर्ब कर लेती है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द रूट्स। जड़ों में जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी सहायता से एब्जॉर्ब कर लेती है। द हेयर्स ऑफ द रूट्स आर इन द स्ट्रेट कॉन्टैक्ट विद दैम। In fact, root hair is a lateral tubular outgrowth of the external epidermal cells of a root. इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा एब्सॉर्ब की जा सकती है, तो ये की जाती है रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द रूट्स। द ऑक्सीजन प्रेजेंट अमंग द सोइल पार्टिकल्स डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर्स, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है सॉइल पार्टिकल्स में वो रूट हेयर्स में डिफ्यूज हो जाती है। फ्रॉम रूट हेयर्स से ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन,
रूट हेयर से जो ऑक्सीजन होती है वो रूट्स के सभी भागों में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है रेस्पिरेशन के लिए। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज स्प्रेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है, जो कि उल्टी दिशा में चलती है। मतलब कि अगर जो ऑक्सीजन है वो नीचे की ओर चलेगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर की ओर जाएगी। इनका वाइस वर्सा वाला ये मतलब वाइस वर्सा वाला रूल फॉलो करते हैं। आउट ऑफ द रूट बाय द सेम रूट हेयर्स विच कंप्लीट द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ रूट। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर को आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जाएगी। तो जो ये प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। विच कंप्लीट द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ रूट। इफ ए पोटेड प्लांट इज वाटर्ड ओवर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि किसी पोटेड प्लांट को लंबे समय के लिए पानी में रखा जाता है, देन द प्लांट कैन अल्टीमेटली डाई, तो वह प्लांट पूरी तरह से मर जाएगा। सेम थिंग है भाई, जैसे किसी आदमी को अगर हम पानी में ही रखेंगे 24 घंटे तो वो क्या करेगा, 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा होगी, अगर कुछ टाइम के लिए भी रखेंगे तो वह मर जाएगा। इसी तरह पानी का भी हिसाब है भाई, सबकी अपनी एक लिमिट होती है, सबकी एक मतलब लेवल होता है सहन करने का। तो अगर इस सहन शक्ति से ऊपर इनको पानी दे दिया जाता है प्लांट को तो यह मर जाएगा। दिस इज ड्यू टू मच वाटर एक्सओर्सिजाइंग ऑल द एयर फ्रॉम इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। यह इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है वो उसमें जो वाटर एक्सोर्साइजिंग होती है वो बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन इज नॉट फ्री टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वह एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए फ्री नहीं हो पाती है। मतलब ये लगातार चलती रहती है, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। In these states, the root of plant respire anaerobically making alcohol. जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो अल्कोहल बनाने के लिए अवायवीय रूप से रेस्पायर हो जाती हैं। दिस कैन किल द प्लांट, यह प्लांट को मार देती है। Germinating seeds during the early stage respire anaerobically as they have a seed coat that does not permit the oxygen to enter through it. जो मतलब सीड का जेमिनेशन होता है समय से पहले वह एनारोबिकली रेस्पायर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और जो उनमें सीड कोट होता है वे ऑक्सीजन को परमिट नहीं करते हैं इससे गुजरने के लिए। दे हैव ए सीड कोट दैट डज नॉट परमिट टू द ऑक्सीजन, मतलब कि जो सीड कोट होता है वह ऑक्सीजन को परमिशन नहीं देता है इससे आगे जाने के लिए, इसीलिए जो प्लांट होता है वह मर जाता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर थ्रू आउट द डे एंड नाइट देयर बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वह दिन और रात में हो जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फॉर्म उसका निर्माण होता है। ड्यूरिंग द डे द टोटल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इट्स इनसाइग्निफिकेंट कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल होता है वो रिलीज कर दिया जाता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं जो ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है उसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, परिणाम के रूप में। देयरफॉर वन शुड नॉट स्लीप अंडरनीथ ए ट्री एट नाइट, इसीलिए किसी को भी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े की रात को मैं पेड़ के नीचे सो, वो ये कारण है क्योंकि जो CO2 होती है उसका जो संचालन होता है रात में ज़्यादा होता है। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स इन द प्लांट्स टेकिंग हर्बेशियस स्टेम एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर थ्रू स्टोमेटा एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट गेट्स डिफ्यूज इनटू द एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ओनली। प्लांट्स में जो हर्बेशियस स्टेम्स होती है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें, तो जो यह एक्सचेंज होता है गैसों का तो यह स्टोमेटा के थ्रू होता है।
क्योंकि जो जब स्टोमेटा खुलेगा और बंद होगा तभी गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसों के एक्सचेंज में स्टोमेटा एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस प्रोसेस के दौरान फॉर्म होती है, जो कि वायु में डिफ्यूज हो जाती है स्टोमेटा की सहायता से। वाइल इन द प्लांट हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम। जब पेड़ों में जो तना होता है वह मजबूत और वुडी हो जाता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर थ्रू लेंटिकल्स के द्वारा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो जो प्लांट्स में स्टेम होता है ना वह हार्ड हो जाते हैं। लेंटिकल्स आर यूजुअली लूजली पैक्ड डेड सेल्स। जो लेंटिकल्स होते हैं वो डेड सेल्स के एक पैकेट के मतलब पैक्ड होते हैं लूजली, ढीले। डेट आर प्रेजेंट एज टिनी पोर्स, जो कि एक टिनी पोर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं ऑन द बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स। जो वुडी प्लांट्स की जो छीलन होती है, बार्क होती है, उस पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो लेंटिकल्स हैं वे डेड सेल्स के रूप में ढीले पैकेट होते हैं। मतलब कि जैसे थैले में, एक बड़े थैले में 5 किलो के थैले में 2 किलो आलू रख लिए तो उन्हें हिलाते वाले हैं इस टाइप में, तो वे ढीला हो जाता है ना इस टाइप में, इस तरह से। These allow oxygen to pass to the intercellular space of the inside of tissue. जो लेंटिकल्स होते हैं मतलब जो पोर्स होते हैं, ये ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर के जो इंटरसेल्युलर स्थान होता है उसमें से गुजरने की परमिशन देते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वातावरण एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है बाय द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन की घटना के द्वारा, विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन स्टेम, जो कि स्टेम में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। रेस्पिरेशन इन लीव्स, पत्तियों में श्वसन। इन लीव्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। पत्तियों में जो रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब श्वसन या गैस का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान, अगर थ्रू वेरी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जैसे कि हमने बताया कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्टोमेटा क्या रोल है, तो जो स्टोमेटा का रोल है वो यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज करने का है। द स्टोमेटा प्रेजेंट इन बिग नंबर्स ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट। तो जो स्टोमेटा होता है वो प्लांट की जो पत्तियां होती है उसके लोअर साइड पर बिग नंबर मतलब बहुत बड़ी संख्या पाए जाते हैं। चीज की 2 साइड होती है, एक ऊपरी सतह और एक नीचे सतह। तो जो पत्ती की ऊपरी सतह होती है उसमें तो कम स्टोमेटा पाया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा स्टोमेटा पाया जाता है वो पाया जाता है लीव्स की निचली सतह पर। एवरी स्टोमा हैज ए टिनी पोर एट इट्स सेंटर विच इज एनक्लोज्ड एंड रेगुलेटेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। प्रत्येक जो स्टोमा होता है वो एक टिनी पोर होता है, एक टिनी पोर होता है उसमें, और एक सेंटर के रूप में जो कि कवर होता है। और जो एक कवरिंग होती है वो 2 किडनी शेप्ड सेल्स के द्वारा होती है। मतलब कि जो किडनी टाइप में होती है, एक तरह से कह लीजिए बीन टाइप में, जिसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमा को सुरक्षित करता है। When the stoma open, the exchange of gases occur between the atmosphere and interior of the leaf by the method of diffusion. जब स्टोमा खुलता है गैसों के एक्सचेंज के लिए एटमॉस्फेयर में, तो जो उसका लीफ का जो इंटीरियर पार्ट होता है डिफ्यूजन के द्वारा वह खुल जाता है। एंड द कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन लीफ। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो पत्ती में कंप्लीट हो जाती है। जब स्टोमा ओपन होता है गैसों के एक्सचेंज के लिए, तो जो डिफ्यूजन होता है उसमें जो पत्ती का इंटीरियर निचली सतह होती है वह वायुमंडल में गैसों को आदान प्रदान कर देती है। जैसे कि रेस्पिरेशन, ये जो है हमारी निचली सतह है, ये वाली, यहाँ पर स्टोमेटा बहुत ही ज़्यादा संख्या पाए जाते हैं।
इसमें क्या हो, दो प्रोसेस दिखाई दिखाई देंगे आपको। एक तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण और दूसरा रेस्पिरेशन श्वसन। तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने बताया, जो लाइट होती है वो सन से प्राप्त होती है। और किसी भी चीज़ मतलब किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी चीज़ में लाइट का जो मेन सोर्स होगा वो सन होगा, इसको हम सनलाइट कहेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको प्लांट अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब कंजप्शन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बाहर आता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और CO2 इस बात का ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन में तो CO2 बाहर आएगी और ऑक्सीजन में मतलब सॉरी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर आएगी। ये रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स का हो रहा है, हमारा नहीं। मतलब कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं वायुमंडल में, जिसको हम मनुष्य या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बाकी प्लांट्स के अलावा वो सर्वाइवल करते हैं इस ऑक्सीजन पर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप जो रेस्पिरेशन के जो टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। देयर आर टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट वी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन श्वसन की दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है रेस्पिरेशन को, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, वायवीय श्वसन। द रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेम्ड एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू एयर विच हैज ऑक्सीजन। जो श्वसन जो कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। Aerobic respiration contain the utilization of oxygen for the breaking of chemical bond in glucose to liberate energy in high volumes। जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज में, टू लिबरेट एनर्जी इन हाई वॉल्यूम्स में बहुत ही ज़्यादा में जो एनर्जी होती है उसको मुक्त करने के लिए। मतलब कि जो वायवीय श्वसन होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और जो उसके जो मतलब केमिकल बॉन्ड होते हैं उसको ग्लूकोज के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है और ब्रेक डाउन कर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, वाटर को अलग कर देता है और एनर्जी को अलग कर देता है। इट इज़ द सेंट्रल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। यह पौधों में एनर्जी का सेंट्रल मुख्य स्रोत है। एनिमल्स एंड प्लांट दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आर एरोब्स। जंतु और पौधे जो कि ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको एरोब्स बोलते हैं। मतलब कि जो वायु का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का, उसको हम एरोब्स बोलते हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव एरोबिक रेस्पिरेशन। ज़्यादातर जो जंतु होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम इस रिएक्शन के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है जब एक ग्लूकोज का पार्ट 6 ऑक्सीजन के पार्ट के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 6 ऑक्सीजन वाटर के अणु रिलीज होंगे और एनर्जी भी रिलीज होगी। इसी एनर्जी को प्लांट्स एंड एनिमल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट गेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन। सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जो कि एरोबिक वायवीय श्वसन के द्वारा एनर्जी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वे ऑक्सीजन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। दिस इज ड्यू टू नो ऑक्सीजन देयर, they cannot get energy from the food which they consumes।
यह क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती है तो वे भोजन से एनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो कि वे खाना खाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक मोर एनर्जी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन होता है वह एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में ज़्यादा एनर्जी को लेता है। बिकॉज ए कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। वह रेस्पिरेशन के दौरान स्थान होता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस्तेमाल के साथ। कहा गया है कि जो वायवीय श्वसन होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पूरी तरह से होता है। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, अवायवीय रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। द रेस्पिरेशन डेट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वह श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एरोबिक पूछा जाए तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और अगर एनारोबिक पूछा जाए तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। In this process, the incomplete oxidation of food substances is being made by carbon dioxide and alcohol. इस प्रक्रिया में जो फूड सब्सटेंसेस का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण करता है। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा फूड सब्सटेंस का। Beside this, other organic matter such as citric acid, oxalic acid, lactic acid, etc. are also produced. कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं जैसे जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन। यह जो प्रक्रिया है अवायवीय श्वसन की, इसको हम अंतरा आणविक रेस्पिरेशन, अंतरा आणविक श्वसन भी कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। जो अवायवीय श्वसन होता है वह ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट में पाया जाता है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक वर्म्स, और परजीवी वर्म्स में। द एनिमल्स एंड प्लांट दैट कैन एग्जिस्ट, जंतु और पौधे जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जीवित रह सकते हैं, एंड गेन एनर्जी इवन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोबिक। जंतु और पौधे जो कि जीवित रह सकते हैं और एनर्जी को प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हुए भी, तो उन जीवों को हम एनारोबिक जीव या एनारोबिक क्रिएचर बोलते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वह अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है। जो यीस्ट फफूंद होता है इज नोन टू बी ए सिंगल सेल फंगस, वह सिंगल सेल फंगस कहलाता है। ईस्ट का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कहीं कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो ईस्ट का एक क्वेश्चन आ सकता है। ईस्ट इज नोन टू बी ए सिंगल सेल फंगस कौन सा होता है? वो होता है ईस्ट। और भी होता है लेकिन ईस्ट का ध्यान रखना है। इन ईस्ट ए सिंगल सेल साइनिफाइज द होल ऑर्गेनिज्म। जो ईस्ट में जो सिंगल सेल होती है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को साइनिफाई कर देती है। ए वेरी लो वॉल्यूम ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में एनर्जी की बहुत ही कम मात्रा मुक्त होती है। ईस्ट रेस्पायर एनारोबिकली, जो ईस्ट होता है वह अवायवीय रूप से रेस्पायर होता है, आगे बढ़ता है। एंड ऑल थ्रू दिस प्रोसेस ईस्ट ट्रांसफॉर्म ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, और जो ईस्ट होता है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में ट्रांसफर कर देता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ईस्ट होता है वह कौन से सब्सटेंस को कौन से में चेंज करता है, तो ये ग्लूकोज को अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है।
सो इट इज़ यूज टू मेक एल्कोहल, ब्रेड एट्सेट्रा। तो इसीलिए जो यीस्ट होता है उसको अल्कोहल और ब्रेड के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो क्वेश्चन आ गए, एक तो आ गया सिंगल सेल फंगस वाला, कौन होता है, यीस्ट, और दूसरा है कि अल्कोहल ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा जीव को उपयोग में लाया जाता है, तो वो है ईस्ट। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ईस्ट है वो किस सब्सटेंस को किस में चेंज करता है, तो वो करता है ग्लूकोज को अल्कोहल में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन यील्ड्स मच लेस एनर्जी। जो अवायवीय श्वसन होता है वो बहुत ही कम एनर्जी को यील्ड करता है ड्यू टू ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैपनिंग इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कहा गया है कि जो अवायवीय रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन होता है वह बहुत ही कम एनर्जी को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है या ऊर्जा लगती है, क्योंकि जो इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वह अवायवीय रूप से होता है। और ऑक्सीजन की जब अवायवीय रूप से होगा तो ऑक्सीजन तो होगी नहीं, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी भी कम ही लगेगी, कमी होगी मतलब। All the organisms which can gain energy by anaerobic respiration can exist without oxygen। वे सभी जीव जो कि एनारोबिक अवायवीय श्वसन से एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं वे ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ईस्ट कैन लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ईस्ट होता है वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। थैंक यू।